हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन सीरीज। आज का एपिसोड सिर्फ एसएसबी रिकमेंडेशन की कहानी नहीं है। ये कहानी है पेशेंस की, रिजाइलेंस की और उस इंसान की जिसने हर बार रिजेक्शन के बाद खुद को दोबारा से खड़ा किया है। ये कहानी है मयंक शर्मा की, जिन्होंने 26 अटैम्प्ट्स के बाद रिकमेंडेशन हासिल किया है। तो चलिए आज उनकी इस इंस्पायरिंग स्टोरी से कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच मयंक फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। Thank you, Prerna. Thanks for having me. It's a pleasure to be here. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो मैं रिकमेंडेशन से अपनी बात जो है वो शुरू नहीं करना चाहती हूँ। मैं शुरू करना चाहती हूँ आपके पहले अटेम्प्ट से। तो कब आपके हम्म, दिमाग में आया कि मुझे डिफेंस की तरफ जाना चाहिए, और आपकी पहली एंट्री कौन सी थी और उसका आउटकम क्या रहा? तो मेरा फौज में जाने का सपना शुरू हुआ 9th स्टैंडर्ड में। उससे पहले मेरा लाइफ में कोई एम था नहीं। तो बाकी हर बच्चों की तरह मैं भी बस स्कूल से आता था और बस खेलने निकल जाता था। कोई एमलेस लाइफ ऐसे ही। फिर अचानक से मुझे मेरे घर के पास एक एयरफोर्स स्टेशन है, तो वहां पे ना एक बिलबोर्ड में एक फाइटर पायलट का एक बिलबोर्ड लगा हुआ था। तो मुझे देख के बहुत ही फैसिनेटिंग लगा वो। और मैंने पहली बार यूनिफॉर्म पर्सनल को ऑब्जर्व करा, मतलब देखा तो बहुत था लेकिन ध्यान नहीं दिया था कभी। तो उनको पास से मैंने देखा, वहां पे एयरफोर्स पर्सनल थे वहां पे। तो उनको देख के एक क्यूरियोसिटी जागी मन में मेरे। और फिर मेरे को एक एंट्री के बारे में पता चला, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो मैं घर पे आया और उस टाइम छोटा सा कीपैड वाला फोन होता था, तो उसमें बहुत रिसर्च करता था कि एनडीए है क्या ये। और एक बहुत ही फेमस डॉक्यूमेंट्री है नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो मैंने पूरी देखी। और उसको देखने के बाद मुझे वहाँ की लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने सोच लिया कि मुझे अब यूनिफॉर्म सर्विस में ही जाना है। और मेरा पहला प्रेफरेंस था एयरफोर्स। मैं स्टार्टिंग में मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। और वहां से मुझे जो पहली चीज मुझे समझ आई कि मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए एग्जाम थोड़ा टफ होता है। तो वहां से मैंने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू करा। और 9th क्लास से पहले मेरा इंटरेस्ट इतना कुछ था नहीं पढ़ाई में, क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं था इतना पढ़ने का। उसके बाद मैंने एनडी का प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट करा कि मुझे मैथ और साइंस में स्ट्रांग होना है, और इंग्लिश में भी। इंग्लिश मेरी ठीक थी शुरू से ही। तो मैथ और साइंस में मैंने फोकस करा, और मैंने 12th क्लास में फर्स्ट ट्राई करा मैंने एनडीए के लिए। जब हम 12th में होते हैं तभी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो 2016 में मैंने अप्लाई करा था, लेकिन उस टाइम हम 12th में होते हैं, हमारा पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है। तो मेरा वो एग्जाम क्लियर हुआ नहीं, रिटर्न। फिर मैंने दोबारा ट्राई करा 6 महीने बाद, जब मेरा 12th क्लियर हो गया था। तो वहां पे मैंने रिटर्न क्लियर कर लिया। और अगस्त 2017 में मैं फर्स्ट एसएसबी देने गया, 1 FSP देहरादून। वहां पे मैं स्क्रीनिंग हो गया, और मैं बिल्कुल रॉ गया था, कोई प्रिपरेशन नहीं। और जैसी मेरी पर्सनालिटी थी मैं उसी के साथ गया। तो वहां जाके मुझे पता चला कि मैं अभी कहीं स्टैंड नहीं करता इस एसएसबी के आगे। मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि मैं एक बुकवर्म टाइप की पर्सनालिटी थी मेरी। बस किताब से बाहर कोई दुनिया नहीं थी मेरी। अ, बस मैं पढ़ाई में अच्छा था, 12th क्लास तक हो गया था। उसके अलावा मेरी और कोई पर्सनालिटी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं। मैं भले ही क्रिकेट खेलता था, लेकिन बहुत ही कैजुअली, और इतना कुछ खास था नहीं उसमें। तो कोई बैकग्राउंड था नहीं, कोई अचीवमेंट थे नहीं, बस एक पढ़ाई थी मेरी ठीक। और न मेरे में कॉन्फिडेंस था वहां पे, क्योंकि वहां पे एक पब्लिक स्पीकिंग, जो कि ये सब तभी आपको डेवलप होता है जब बहुत पार्टिसिपेट करते हो किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। तो वहां जाके मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल जीरो पे हूँ, यहाँ से मेरा कोई चांस नहीं है। और वहां पे मैं कॉन्फिडेंस आउट हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ ये मैं डिजर्व करता भी था, यहाँ पे मैं रिकमेंड होना सोच भी नहीं सकता था। तो वहां से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया था। ओके। जब मैंने आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जाना तो मुझे पता लगा आपने टोटल 28 अटेम्प्ट्स दिए हैं। हम्म। सो किसी एक एंट्री के थ्रू तो ये पॉसिबल नहीं है। सो आप मुझे वो एंट्रीज के बारे में डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा? हाँ तो, हाँ ये बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि इतने एंट्रीज पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूँ कि ये पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो ये आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस है। और अगर आप मेल हो और इंजीनियर हो, और अगर आपने एनडी से ट्राई करा है और अपने सारे रिटर्न क्वालिफाई कर लें, तो आप इजीली 28-30 भी प्लस क्रॉस कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारी एसएसबी स्किप भी करी हैं, तो अगर मैं सबको काउंट कर लूँ तो मेरा इजीली 40-50 तक जा सकता था मेरा एसएसबी। तो ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। और अभी मेरे अटेम्प्ट बचे हुए हैं, 27 तक होते हैं। मैं अभी अभी 27 का हुआ हूँ। तो अब शायद एक एक दो अटेम्प्ट बचे होंगे, लेकिन हाँ पॉसिबल है ये।
तो मैंने स्टार्ट करा था नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो 12th के बेसिस पे हमारे पास 3 एंट्रीज होती हैं, एनडीए, टेक्निकल एंट्री स्कीम, डायरेक्ट एंट्री होती है, और एक नेवी टेक, जो कि उस टाइम जेई के मार्क्स पे शॉर्टलिस्ट करते थे। तो इन तीनों एंट्री को मैंने दिया था। और तो 6 अटेम्प्ट तो मेरे 12th के बाद ही हो गए थे, ग्रेजुएशन से पहले ही। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करा, और क्योंकि मुझे पता था कि सबसे ज्यादा एंट्रीज इंजीनियर्स के लिए हैं, तो मैंने इसी के लिए सिर्फ बीटेक चुना। और फिर फाइनल ईयर में आके हमारे पास बाकियों की तरह रिटन एग्जाम तो होते ही हैं, सीडीएस, एफकैट। तो मैंने इन दोनों का भी दिया, और टीजीसी और टीईएस, इन दोनों का मिला के साल में 2 बार होते हैं। तो अगर आप 3-4 साल तक इसके पीछे लगे हो तो इजीली आप 28 पहुंच सकते हो। तो मोस्टली मेरी डायरेक्ट एंट्रीज थी। रिटर्न भी मैंने क्वालिफाई करे। रिटर्न मेरे 6-7, 20 आउट ऑफ 28, 6 और 7 मेरे, नॉट 6-7, मतलब 8 और 10 अराउंड रिटर्न के होंगे। बाकी सारे डायरेक्ट एंट्रीज थे। सो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आउट के बाद क्या फील हुआ था? तो फर्स्ट वो एक्सपीरियंस पहली बार था। भले ही मुझे पता था कि मैं डिजर्विंग तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आता है ना, तो थोड़ा सा एक होप कहीं आ जाता है कि काश शायद कोई मिरेकल हो जाए, मेरा भी नाम आ जाए, और वो भी ऐसी चीज का जिसका सपना आप बहुत पहले से देख रहे हो, बचपन से, कि मुझे यहीं जाना है। तो मेरा नाम नहीं आया। तो मुझे पता था कि मेरा नाम नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा। और क्योंकि उस टाइम एनडी के टाइम पे बच्चे होते हैं थोड़ा इतना इमोशनली स्टेबल नहीं होते, तो मैं बहुत दुखी हुआ, और थोड़ा इमोशनल हो गया घर आते आते बहुत, कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ। भले उससे पहले तक मुझे पता था कि नहीं होने वाला। तो मैं उसको थोड़ा प्रोसेस करने में मुझे टाइम लगा। और उसके बाद फिर मुझे यही था कि अब कोई और ऑप्शन तो है नहीं, मुझे इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद से मेरी जो प्रोग्रेस की जर्नी है, वहां से मैं हर एक अटेम्प्ट के बाद थोड़ा थोड़ा मैं प्रोग्रेस कर रहा था। तो सबसे पहले जब आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए तो आपने एसएसबी में सारे टेस्ट देखे। हम्म। आपको कौन सा टेस्ट ऐसा लगा कि इसमें मैं सबसे ज़्यादा वीक हूँ? मुझे वो सारे टेस्ट मुश्किल लगे जहाँ पे मुझे बोलना था। जैसे फर्स्ट जीडी में, नैरेशन के टाइम, देन स्टेज 2 में भी हमारा जीडी होता है। तो उन सब टेस्ट में मुझे थोड़ी नर्वसनेस फील हुई, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैंने कोई एक्टिविटीज में पार्ट करा नहीं था, और मेरी मेरी सबसे बड़ी फियर यही थी, पब्लिक स्पीकिंग। और अचानक इतने बड़े स्टेज पे, इतने सारे लोगों के सामने, एक पहली बार मैं किसी ऑफिसर के सामने बैठ के मुझे बोलना पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा नर्वस था वहां पे। लेकिन मैंने फिर भी वहां पे स्टेज वन में मैंने अच्छा करा था, तो मैं रिकमेंड स्क्रीनिंग हो गया था। और इसके अलावा बाकी जो टेस्ट थे वो मुझे मुश्किल तो नहीं लगे। जैसे साइक में हम तो लिख देते हैं, हमें पता नहीं कि वो सही है या गलत, कोई मुश्किल नहीं होता, हमें कहानियां लिखनी है सिर्फ। तो मैंने वो लिख दी थी। तो हाँ, क्योंकि उस टाइम मेरा साइक वैसा नहीं था कि मैं रिकमेंड हो सकूं, तो वो हुआ नहीं। और पर्सनल इंटरव्यू में तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, तो मुश्किल तो नहीं, लेकिन उसमें भी उनको मेरी पर्सनालिटी दिख गई कि अभी ये रिकमेंड होने के लायक नहीं है। तो मुश्किल बताऊं तो वही, जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व थी, जीडी मेनली, वो मुश्किल लगी, और लेक्चरेट भी। सो 28th अटैम्प्ट इजंट ईजी। तो फैमिली और फ्रेंड्स भी एक टाइम के बाद बोलते हैं कि भाई छोड़ दो इसको, कुछ और ऑप्शन देख लो। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? हाँ, मेरी फैमिली लकीली थोड़ी सपोर्टिव थी इसमें, और वो इतना स्ट्रिक्टली नहीं मना करती थी। और इसके लिए ये मुझे ही पता था कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये क्लियर हो ही जाए मेरा, तो मुझे एक बैकअप प्लान शुरू से ही लेकर चलना था। तो एनडी के टाइम पे तो चलो कोई और ऑप्शन है नहीं, तुम्हें यही करना है, वहां पे कोई बोल नहीं सकता कि तुम जॉब कर लो। तो वहां पे तो थोड़ी लिबर्टी थी। तो वहां पे मैंने किया, और मैं कॉलेज में भी था, फर्स्ट ईयर तक मेरा चल रहा था ये। तो वहां कोई इतना बोलता नहीं था। और जब ग्रेजुएशन के बाद मेरा एक अटेम्प्ट था, जब मैंने इलाहाबाद गया, और उस टाइम मैं जॉब नहीं कर रहा था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि बिना जॉब के तुम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो। तो सबसे बड़ी जो चीज है तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सकती है, वो है तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, और मैं वहाँ प्लेटफॉर्म में बैठा था, और मुझे रियलाइज हुआ कि एक तो मैं आउट भी हो गया, और ऊपर से घर जाने के पैसे भी नहीं, पापा से मांगने पड़ेंगे। तो ऐसे ही घर वालों को बताने में सही नहीं लगता कि एक तो रिजेक्ट भी हो गए, और अब पैसे भी दो आने के लिए। तो मुझे वो रियलाइज हुआ कि नहीं, ये चीज सबसे पहले, एसएसबी से पहले मुझे ये चीज सॉल्व करनी है, कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो जब जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते गए, तो मैंने एक अपना बैकअप प्लान ऑलरेडी रेडी कर लिया था।
और वहां पे मैं अच्छा कर रहा था। हम्म, तो इसलिए कोई इतना हम्म, फोर्स नहीं कर रहा था कि इसको छोड़ दो और कहीं और देखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं और पे अच्छा कर रहा था। मैं आईटी सेक्टर में था और मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जॉब कर रहा था, और एक बहुत ही अच्छी एमएनसी में गुड़गांव में सेटल था। मेरा सही चल हम्म, रहा था वहां पे। तो इसीलिए वो जर्नी थोड़ी स्मूथ हो गई, क्योंकि मेरे पास एक बैकअप था, एक फॉल बैक ऑप्शन था। तो कभी मैं वहां से रिजेक्ट होता था तो ऐसा नहीं लगता था कि कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि मुझे मैं एफर्ट डाल रहा था और रिजल्ट मुझे मिल रहे थे, भले एसएसबी हम्म, में ना मिले लेकिन कहीं और मिल रहे थे। तो इसकी वजह से मेरा वो अ, वो जो जर्नी था वो थोड़ा स्मूथ हो गया बैकअप प्लान की वजह से। हम्म। ये तो फैमिली और फ्रेंड्स की बात हुई, तो क्या कभी खुद को भी ऐसा लगा कि चलो क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो आपका प्लान भी था वो तो अच्छा चल रहा था, तो कभी ऐसा लगा कि चलो छोड़ देते हैं? अ, हाँ, कभी एक टाइम आया जब बहुत अटेम्प्ट देने के बाद, जो जैसे एज के साथ तुम्हारी मैच्योरिटी और थोड़ा माइंडसेट चेंज होता है। जब हम्म, एनडीए में होते हैं तो हम्म, हमें बहुत जुनून होता है कि हमें वर्दी पहननी है, वर्दी के अलावा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। लेकिन फिर धीरे धीरे हम्म, जैसे मैच्योरिटी आती है तो तुम इमोशनल कम और प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा बन जाते हो। तो हम्म, अराउंड 20 अटेम्प्ट के बाद से ये मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि फौज ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फौज के बाहर लाइफ ही नहीं है। और जैसा मैंने हम्म, बताया, मैं मेरे पास फौज के बाहर भी एक लाइफ थी। लकीली मेरे फ्रेंड सर्कल हम्म, अच्छे, मेरी फैमिली सही है, तो मुझे एक एसएसबी से आके भी मुझे मेरे पास कुछ खुश होने के लिए होता है मेरे पास, कि हाँ, कम से कम मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, उनके साथ टाइम अच्छा कट रहा है, फैमिली के साथ, और भी बहुत चीजें लाइफ में। तो मैंने अब फौज को पूरी लाइफ नहीं बनाई कभी भी। तो हाँ, ये बोलूंगा कि अगर इस जर्नी को थोड़ा स्मूथ बनाना है तो एक बैकअप, मतलब फौज से बाहर भी एक लाइफ होना जरूरी है, जो कि मैंने शुरू से लेकर चला था। हम्म। अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट वाले खुद को और 28 अटेम्प्ट वाले खुद को कंपेयर करें, तो हम्म। अब आपको अपने अंदर क्या चेंजेस दिखाई देते हैं? और सबसे बड़ा चीज तो नजर आता है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बिल्कुल एक टाइम पे आपको लग रहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप बिल्कुल अपने आप को जीरो मान रहे थे, और उसके बाद जाके हम्म, क्योंकि जैसे जैसे आप रिपीटर बनते हो, आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ही ज्यादा हम्म, घटने लगते हैं हर एक अटेम्प्ट के साथ। क्योंकि उसके बाद हम्म, आपको असेसर देखते हैं कि आपको इतने मौके मिल चुके हैं, आपने आपने ऐसी क्या गलती थी कि आप हो नहीं पाए। तो भले आप अगर एक हम्म, रिकमेंड होने के लायक परफॉर्मेंस दो, फिर भी उनका जो परसेप्शन होता है वो आगे आ जाता है कि भले इसने अभी यहाँ अच्छा करा, लेकिन कुछ तो इसने पास्ट में कुछ करा होगा जिससे रिकमेंड नहीं हुआ। तो हम्म, उनके पास ऐसे फ्री विल नहीं है किसको भी रिकमेंड कर दे। अगर उन्होंने गलत कैंडिडेट को रिकमेंड करा तो फिर बात उन पे भी आ जाएगी, तो वे रिस्क नहीं लेना चाहते और वो रिकमेंड नहीं करते मोस्टली। तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको कन्विंस करने के लिए। तो एक तो कॉन्फिडेंस तो है ही, और दूसरा एक जो माइंडसेट जो बदलता है। मैं पहले उस टाइम बहुत थोड़ा उस एज में लोग इमोशनल होते हैं, ज्यादा इमोशंस पे ज्यादा वर्क करते हैं। अब मैं अपने आप को थोड़ा हम्म, प्रैक्टिकल ज्यादा मानता हूँ। अगर मैं बताऊं तो अब मुझे दुख भी नहीं होता कि मैं फौज में ना जा पाया। और अगर मुझे अब दोबारा मौका मिले कि मैं अभी वापस से मैं फौज ज्वाइन कर सकूं, तो अब शायद मैं इतना इंटरेस्टेड हूं ही नहीं इसमें, क्योंकि हर एक चीज का एक हम्म, फेज होता है। एक एज में उसका जुनून होता है, एक टाइम के बाद वो हट चली जाती है। और ये मैंने हम्म, रियलाइज करा। मैं एक इंटरव्यू में मैंने एक आयु को यही बोला था क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने यही बताया था कि मुझे एडवेंचरस लाइफ जीनी है और मुझे यूनिफॉर्म का चार्म, ये सब जो सारे कैंडिडेट आंसर देते। तो उन्होंने भी मुझे यही बताया हम्म, कि ये तुम्हें अभी लग रहा है, एक एज के बाद 28-30 के बाद तुम्हें ना एडवेंचर का कोई शौक होगा और ना वर्दी पहनने का, तुम्हें बस एक पीसफुल लाइफ चाहिए होगी, बस कि सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आ जाओ। तो मुझे अब वो रियलाइज होता है कि हम्म, हाँ, वो सही बोल रहे थे, और क्यों बोलते थे, क्योंकि मैं अब वही फील करता हूँ कि एक जरूर नहीं कि फौज में ही सब कुछ हो, उसके बाहर भी जिंदगी बहुत बड़ी है। हम्म। सो अभी आपने आयोग का जिक्र किया, तो मतलब जैसे जैसे कैंडिडेट्स का जो मतलब बढ़ते हैं, हम्म। तो कंटिन्यू होते हैं 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, तो जो आईओ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा हम्म। टॉन्टिंग स्टाइल उनका आना शुरू हो जाता है। सो हम्म। उसको फेस को कैसे आपने किया, और कोई ऐसे क्वेश्चंस जो आपको याद हो कि जैसे अटेम्प्ट बढ़ने की वजह से वो क्वेश्चंस आपके सामने आए? हाँ, तो ये जब एक हार्डकोर रिपीटर बन जाओ तब आयु का जो पहला सवाल यही होता है कि पिछले अटेम्प्ट में क्या गलती की। और अगर आपका अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हम्म, है तो पूछेंगे कि शुरू से बताओ अभी तक क्यों नहीं हुआ इतने अटेम्प्ट में। तो ये इस क्वेश्चन का हम्म, आंसर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि
आपको नहीं पता कि आपने क्या गलती की। अगर आप बहुत ही ज्यादा ब्लंडर करते हो, जैसे कि आपकी जनरल नॉलेज बिल्कुल वीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है, तब तो आपको पता है। लेकिन अगर आप ये सब भी इंप्रूव कर लो, उसके बाद भी नहीं हो रही, जो कि बहुत ज्यादा चांस है कि नहीं होती है, सिर्फ आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, नॉलेज है आपके पास अचीवमेंट है, फिर भी जरूरी नहीं कि आपका हो ही जाए। तो आंसर होता ही नहीं हमारे पास। तो मैं पर्सनल तो मैं यही मानता हूँ कि एक इन सब के ऊपर एक चीज होती है जो है डेस्टिनी और लक, ये जो जब होना होता है तभी होता है। लेकिन ये सब बातें मैं आयु को बता नहीं सकता, वो क्योंकि वो चाहता है जेन्युइन आंसर कि अ, उनको लगता है कि अगर आप लक पे डाल देते हो तो फिर आप हार्डवर्क से भाग रहे हो। तो ये आंसर मैं कभी देता नहीं था। मैं हमेशा कोई ना कोई आंसर बना के कि हाँ पिछली बार जैसे मैं ये ट्राई करता था कि इस अटेम्प्ट में मेरा जो टास्क सही गया है, मैं बोल देता कि पिछले अटेम्प्ट में वही खराब था मेरा, तो मैंने उस पर इम्प्रूव कर लिया। जैसे मैं बोल देता था कि मेरे एसआरटी छूट गए या टीएटी में पूरा कर नहीं पाया, अगर मैं इस बार मैंने पूरा कर दिया है, ताकि अगर वो ऐसा कुछ होता हो कि साइक से जाके कंफर्म करे क्या इसने इस बार अच्छा करा है, तो बोले कि हाँ इस बार इसने पूरा कर दिया है। तो मैं ऐसे मेड अप आंसर देता था कि जिससे मुझे लगे कि हाँ इस बार मैंने इम्प्रूव कर लिया। लेकिन रीजन वो नहीं था। अगर मैं एक ऐसा आंसर जो कि चलो ये तो सच्चाई है कि लक है, ठीक है, लेकिन आप आयु के सामने ये सब बोल नहीं सकते। उनको एक चाहिए एक वो आंसर जो आप सुनना चाहते हैं। तो वो आंसर अगर मैं बताऊं जो कैंडिडेट से भी काम आ जाए, तो ये कि क्योंकि मैंने बताया कि मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल जीरो थी, तो वहां से आपको एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। कुछ कुछ क्वालिटीज होती है जो कि आपको इनकलकेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और तो मैंने वहां से शुरू किया। मैंने हर एक अटेम्प्ट के बाद अपना कुछ ना कुछ लूप होल अपना फिल करता था और इम्प्रूव करता था। तो इसमें जर्नी थोड़ी लंबी जा सकती है और थोड़ा बहुत तो लक फैक्टर होता ही सभी में। जैसे मैंने भले ही पूरा मैं प्रिपेयर था, लेकिन कोई एक टास्क खराब चला गया, कोई ऐसा टॉपिक आ गया इंटरव्यू में जिसमें आपको आप अच्छे नहीं हो, तो उससे आपका परसेप्शन अच्छा नहीं, आयु का परसेप्शन अच्छा नहीं बना, आप रिकमेंड नहीं हुए। तो एक अटेम्प्ट के बाद आप इम्प्रूव कर लेते हो, और एक लेवल के बाद फिर थोड़ा लक फैक्टर ज्यादा हो जाता है। एक लेवल के बाद आप ज्यादा इम्प्रूव कर नहीं सकते। तो मेरा ये आंसर था कि मेरा पर्सनालिटी बहुत ही जीरो थी, और उसको पूरा ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी बनाने में मुझे थोड़ी लंबी जर्नी हो गई मेरी। तो मैंने ये आंसर देता था। सो हर एक रिजेक्शन के बाद आप खुद को कैसे कन्विंस करते थे कि एक और अटेम्प्ट देना है? हाँ तो एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं अब बिल्कुल फौज के लायक हूँ, मेरी पर्सनालिटी वो बन बन चुकी है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड होता नहीं था। और तो मुझे हमेशा सेल्फ बिलीव था कि नहीं यार, जो उनको चाहिए मेरे में है, मैं बन सकता हूँ एक ऑफिसर। लेकिन फिर मुझे, क्योंकि उस टाइम तक थोड़ा, जब आप बहुत ही ज्यादा ऐसे हसल करते हो, बहुत ज्यादा ट्राई करते हो और डिसअपॉइंट होते हो ना, तो या तो आप थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हो या थोड़े बहुत ही इनलाइटेंड हो जाते हो। तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, ये मेरे कमी मेरे में नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लक और टाइम, कि कभी ना कभी तो होऊंगा बस। क्योंकि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे, सेल्फ बिलीफ है कि नहीं यार जो चाहिए इनको मेरे में है, तो फिर पक्का ये लक का ही खेल है फिर, कि आपको अभी होने नहीं दे रहा हो। तो मैं भी यही सोच रहा था कि देखो यार, ऐसा नहीं कि मुझे ना मुझ में बहुत कमी दिखती है मुझे और मेरे से हो नहीं सकता। मुझे लगता था कि नहीं है, मैं बिल्कुल हो कर सकता हूँ ये। तो रिजल्ट आता था और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था, लेकिन टाइम के साथ वो प्रोसेसिंग करने का टाइम बहुत ही कम हो गया। रिजल्ट आया, नहीं हुआ तो ठीक है, चलो कोई नहीं, अब दोबारा ट्राई करेंगे। फिर सिलेक्शन सेंटर से बाहर निकलते निकलते एक खुद से ही सवाल पूछता था कि क्या करना है, एक और अटेम्प्ट देना है। अंदर से आवाज आता था कि हाँ एक एक अटेम्प्ट और देना है बस, नेक्स्ट टाइम लास्ट अटेम्प्ट रिकमेंड होके वो खत्म करना है इसको। तो बस मैं वापस से लग जाता था। और जैसा कि बताया कि अगर आप सिर्फ एसएसबी के पीछे ही लगे रहते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते, क्योंकि आप इतना इतना एफर्ट डाल रहे हो और रिजल्ट बिल्कुल जीरो, तो कोई फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसी इसी के लिए जिसने मेरी हेल्प की वो थी मेरी जॉब। तो एक बैकअप प्लान यहाँ भी फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है अगर आपको एसएसबी क्लियर करना है तो। आजकल के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद होपलेस फील करने लगते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अ, देखो, सबका अपना अपना टॉलरेंस लेवल भी होता है। मेरा शायद नेचुरली थोड़ा ज्यादा था। सब में पेशेंस होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो उनको फिर से मैं यही बोलूंगा, एक प्रैक्टिकल आंसर यही दूंगा कि देखो, फौज देखो कोई भी प्रोफेशन हो, तुम्हें वहां एब्सोल्यूट हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली।
तो तुम्हें दूर से अच्छी लग रही है ना कि फौज में सब कुछ है। मेरे बहुत दोस्त हैं जो फौज में है अभी, लेकिन अब उनको रियलाइज होता है कि नहीं, फौज जितना अच्छा दूर से दिखता था उतना अच्छा है नहीं। यहाँ भी बाकी प्रोफेशन की तरह यहाँ भी हुँ, बहुत प्रॉब्लम है। और जब आप अंदर घुस जाते हो हुँ, तब आपको प्रिविलेजेस कम और सेक्रीफाइसेस ज्यादा नजर आते हैं, और उन पे आप ज्यादा फोकस करते हो। हुँ, तो आप एक फौज को इस नजरिए से देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। अगर आप ज्यादा इमोशनली अटैच रहोगे ना किसी चीज से, तो बहुत ज्यादा आपको हर्ट करेगा। तो ऐसा मान के चलो कि ठीक है, फौज एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे होता है तो अच्छी बात है। वरना आप एक बैकअप ढूंढना शुरू कर दो। कोई एक ऐसी चीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए जिसके लिए ना आप थोड़ा एक्साइटेड फील करो। आप एसएसबी में भी आपको ऐसा हो कि यार जल्दी से बाहर जाके मुझे वो एक मेरा काम छोड़ गया है, मुझे करना है वापस से। वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप किसी चीज को बना रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए मेरा काम था कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये 9 to 5 तो बोरिंग होती है, लेकिन आप उसमें करते क्यों? अगर आप बैठ के बस कुछ रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो तो बोरिंग होगा। मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एक हुँ, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है। और एज अ डेवलपर लोग प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं, उसमें बग फिक्स करने होते हैं, स्टोरी डेवलप करनी होती है। तो मेरे लिए बस चैलेंज, मेरे पास एक चैलेंज है जिसे मुझे सॉल्व करना है। तो मैं पूरे दिन बिजी रहता हूँ, हुँ, और ये चीज मुझे बहुत खुशी देती है। मेरा दिमाग हर टाइम कोई सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहता है। फौज में भी जाके तो यही करना था ना, भले ही थोड़ा कुछ टेरेन डिफरेंट है, यहाँ मैं रूम में बैठा हूँ, वहां पे थोड़ा ऑन ग्राउंड होता। लेकिन लेकिन माइंडसेट हुँ, यही होना चाहिए। तभी आप फौज में भी सर्वाइव कर सकते हो। जो बोलते हैं ना कि 9 to 5 तो इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो कुछ भी उनके लायक नहीं है। वो फौज में भी फिर जाके उनका यही हाल होता। तो क्योंकि आपको बस फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि वर्दी पहन के आपको प्रॉब्लम आसान लगेगी, वहां भी प्रॉब्लम उतना ही मुश्किल लगने वाला है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए कि चाहे फौज में हो कहीं भी, जो भी काम होगा उसको अच्छे से करना है। हुँ। सो आपने इतने सारे अटेम्प्ट दिए हैं, तो सबकी अपनी-अपनी डेफ़िनेशन होती है। कोई इसे परसिस्टेंसी बोलेगा और कोई इसे स्टबर्ननेस बोलेगा। हम्म। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं इसे परसिस्टेंसी बोलूंगा, कंसिस्टेंसी। इन दोनों में एक डिफरेंस है। हुँ, स्टबरनेस होता है जब आप बिना स्ट्रेटजी, बिना प्लान के आप बस लगे पड़े हो ब्लाइंडली। और हुँ, हुँ, कंसिस्टेंसी होती है जब आप प्लान करके, स्ट्रेटजी बना के चल रहे हो। अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में ले रहे हो। और जैसे कि मेरा हुँ, प्लान मैंने बताया कि मुझे पता था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो मैं पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो मेरा प्लान था कि हुँ, एक बैकअप प्लान लेके चलना ही है। तो फिर वही, अगर मैं स्टबरनेस होता तो मैं शायद किसी और चीज पे फोकस ही नहीं कर पाता। वो थोड़ा एक नेगेटिव हुँ, माइंडसेट बन जाता है स्टबरनेस में। तो अ, अगर हुँ, आप एक स्ट्रैटेजी बना के चलो, एक ऐसा कि अगर चलो ये नहीं भी होता है तो मेरी लाइफ में और भी कुछ है, तो वहां पे आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। और अगर आप बिल्कुल सब चीज छोड़ हुँ, के, बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, तो वो स्टबरनेस है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि आपको यूपीएससी की तरह बहुत ज्यादा किताबें पढ़नी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। बस आपको अपनी लाइफ में हुँ, एक इफेक्टिव, एक आइडियल इंसान बनना है। तो मुझे ये डिफरेंस लगा स्टबरनेस और कंसिस्टेंसी में, और इसलिए मैंने बिल्कुल पागलों की तरह इसके पीछे नहीं लगा। मैं एक स्ट्रेटजी बना के इसके पीछे लगा हुआ था। हुँ। सो मतलब जब कुछ अटेम्प्ट्स हो गए, तो क्या आपने कभी किसी कोचिंग के बारे में सोचा या गाइडेंस के बारे में सोचा? हाँ, मुझे लगा कि मुझे गाइडेंस ले लेनी चाहिए थी। वैसे तो मुझे इतने बार हुँ, जाके एसएसबी के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता चल गया था कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो। और आजकल यूट्यूब पे इतने हुँ, चैनल है जो कि असेसर्स के इंटरव्यू लेते हैं, तो पूरा खुल के सब चीज बताते हैं। हुँ, हुँ, तो पता तो सब हुँ, कुछ था, कुछ नया चीज था नहीं जानने को। और फ्रेंड सर्कल भी बड़ा हो जाता है, तो बहुत लोग कोचिंग लेकर आए होते हैं, तो उनसे ही पता चल जाता है कि इस कोचिंग में क्या अप्रोच है, वो क्या बताते हैं। तो मुझे हुँ, हुँ, ऑलमोस्ट सारी चीजें पता थी कि क्या क्या करना है मुझे। बस थोड़े बहुत मेरे कहीं लूप हॉल्स होंगे। तो एक टाइम के बाद मुझे लगा कि हुँ, अब ले ही लेनी चाहिए कहीं से एक पर्सनल गाइडेंस। तो मैंने एक ली थी, गुड़गांव में ही टारगेट एसएसबी है। वो मुझे बहुत इफेक्टिव लगे, हुँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे राजपाल सिंह राठौर, वो वहाँ के गाइड हैं। और मेरा उनका माइंडसेट बहुत ही सेम लगा। हुँ, लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, ये मेरा मेरा भी था शुरू से। शुरू से तो नहीं, लेकिन इस जर्नी ने मुझे हुँ, वो ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया। और हुँ, उनका भी माइंडसेट हुँ, वही था। तो मुझे एक कनेक्शन फील हुआ कि हम दोनों की सोच एक जैसी है। और उन कोचिंग में मैंने ऐसा नहीं कि बहुत हुँ, कुछ प्रैक्टिस करा साइक का, कुछ नहीं। मैं बस गया, 10 दिन बैठ के उनको सुना, और बस अगले महीने चला गया हुँ, एसएसबी देने। और उसके बाद क्लियर हो गया वहां पे।
तो कभी कभी होता है कि आपको ना कुछ एक कहीं पे एक कोई लूप होल होता है आपका, कहीं एक चीज फंस रही होती है, और वो आपको पता नहीं कब हम्म, कहाँ से कौन वो आपको बता दे कि हाँ ये ऐसे नहीं वैसे करना है, और शायद वो ठीक कर दो आप। तो हाँ, मैंने हम्म। एक बहुत ही लेट मैंने गाइडेंस ली, और उसके बाद फिर मैं रिकमेंड हो गया। ओके, तो 26 अटेम्प्ट में जब आप गए थे, क्या आपको उस टाइम लग रहा था कि हाँ इस बार तो रिकमेंड हो जाऊंगा? हाँ, तो 26 अटेम्प्ट में मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। और लेकिन ये चीज पहले ही बहुत बार हम्म, हो चुकी थी कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। मेरे जीटीओ ग्रुप को लगता था कि हाँ इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, इसका हो जाएगा, लेकिन होता नहीं था। तो मुझे ये तो पता था कि मैंने अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन जो पैटर्न में देखता रहा था तो उससे कुछ ज्यादा उम्मीद थी नहीं कि ये तो हर बार होता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ। तो मुझे इसकी उम्मीद थी नहीं कि हो जाऊंगा। मतलब मैं सोच ही नहीं रहा था उस अटेम्प्ट में। उस अटेम्प्ट में मेरा था कि अब ये होता है तो ठीक है, वरना अब मैं इसके बाद और ज्यादा ट्राई करूंगा नहीं। अब मैं अपने प्लान बी को प्लान ए कर दूंगा, और इसको मैं सेकेंडरी बना दूंगा, इसमें देखूंगा अगर हुआ तो, नहीं तो नहीं हुआ। लेकिन लकीली उस अटेम्प्ट में मेरा हो गया, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैं गाइडेंस लेकर गया था। कुछ कुछ सवाल बस होते हैं इधर से उधर, अगर हो जाते तो आउट हो जाता, लेकिन लकीली वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका मैंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। मैंने अच्छी स्टोरीज लिख दी हैं। और तो हम्म, वही बताता हूँ ना कि बस तार से तार जुड़ने होते हैं, एक टाइम पे जब होना होता है ना तो सब सही हो जाता है। और इंटरव्यू मेरा हम्म, कुछ भी खराब नहीं गया। उन्होंने जो जो पूछा, उन्होंने वही पूछा जो मुझे आता था अच्छे से। उन्होंने मुझसे आईओ ज्यादा फोकस करते हैं आपकी ये जनरल नॉलेज और स्टैटिक नॉलेज से ज्यादा, कि आपकी मैच्योरिटी देखते हैं कि आपने लाइफ में जो डिसीजन लिए उसके पीछे रीजनिंग क्या थी। तो हमारा इंटरव्यू उसी हम्म, के अराउंड रिवॉल्व करा। और मैंने उनको थोड़े मैच्योर आंसर दिए होंगे, तो जिससे उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया उस टाइम। हम्म। आपने अपने फेल्ड अटेम्प्ट्स की कौन सी कॉमन मिस्टेक नोटिस की थी, जो हर एक अटेम्प्ट में रेगुलर थी, कॉमन थी? एक चीज जो मुझे हर टर्म में लगती थी वो थी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर। ये क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है रीडिंग की ज्यादा। मैं अपने आप को हम्म, जनरली अवेयर रखने के लिए भले ही रीड करता हूँ, लेकिन ये मेरी पर्सनली कोई एक फेवरेट चीज नहीं है रीड करना। तो मैं हम्म, कैसे भी जाने से पहले थोड़ा ज्यादा रीड करता था, ज्यादा कवर कर लूँ ये सब। लेकिन जब मैं जीडी हम्म, में बैठता था या इंटरव्यू ऑफिसर के सामने, तो मुझे एक फियर लगता था कि शायद मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता, अगर ये टॉपिक इसने छेड़ा तो फिर तो ये खराब जाने वाला है। हम्म, और जीडी से पहले भी हम्म, लगता है ऐसा कि भले ही मैंने बहुत करंट अफेयर सब अपडेट करके आया हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी हॉबी नहीं है, आपको पता है कि नहीं यार फिर भी कम है बहुत, हो सकता है बाकी लोग इनके पास और ज्यादा हम्म, हो मेरे मेरे से। और ये होता भी था, जैसे अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आ गया जीडी में जिसके आपके पास ज्यादा कुछ इनपुट है नहीं, तो फिर आप थोड़ा हम्म, वहां पे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि अब मैं बोलूं क्या अगर मेरे पास तो कुछ कंटेंट ही नहीं है। और हम्म, सेम ये भी होता है आयु के सामने। और करंट अफेयर ही नहीं, टेक्निकल नॉलेज भी मेरे सब्जेक्ट की। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पहले हम्म, छोड़ चुका था। मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन टेक्निकल एंट्री में जाओगे तो आयु तो पूछेगा आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैं सब भूल चुका था। हम्म, तो एक ये भी मिस्टेक, एक ये जो मैं थोड़ा बार बार रिपीट हुआ, मैं प्रिपेयर हम्म, करके जाता था लेकिन फिर भी टेक्निकल क्वेश्चंस में मैं फंस जाता था, और करंट अफेयर में। तो इसका सॉल्यूशन ये था कि हम्म, वापस जितना खराब जा रहा है वापस से फिर से आओ, फिर से इम्प्रूव करो, ऐसे ही करते करते इम्प्रूव होता है। हम्म, तो बस मैंने वही करा। हम्म। इतने सारे अटेम्प्ट्स में आपने बहुत सारे एसएसपी सेंटर्स मतलब आप गए होंगे, तो कौन सा एसएसपी सेंटर ऐसा है जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहा या सबसे बेस्ट मेमोरीज आपकी जुड़ी हुई है? आ, तो इसको ना कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब में ना अब अपनी अपनी मेमोरीज बनी हुई है। अब उन सबको अब कंपेयर करना बहुत हम्म, मुश्किल है। लेकिन हाँ, मुझे हम्म, एक एफएसबी जो बहुत ही सुंदर लगी वो थी एफएसबी देहरादून। कि वो ऐसी जगह पे थी कि आप जाते ही सीधे पहाड़ों में जाते हो, फिर वहां पे शहर से बिल्कुल दूर। वो एफएसबी बहुत ही शांत है वहाँ पे, बाकी हम्म, बोर्ड्स की तरह वहाँ पे बहुत सारे वो नहीं है, बोर्ड्स नहीं है कि बहुत भीड़ होती है। हम्म, तो एक बहुत ही सुंदर और हम्म, शांत सी एक जगह है वो। और उसके बाद मुझे जो दूसरा मुझे
जो एसएसबी जो अच्छी लगी थी वो थी बैंगलोर, क्योंकि वहाँ का भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। और स्पेशली वहाँ की मुझे आउटिंग बहुत अच्छी लगती थी। आप चर्च स्ट्रीट के पास में, और जो भी मेजर स्पॉट्स हैं बैंगलोर के वो आसपास हैं, तो दोस्तों के साथ वहाँ घूमने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 28, वो बैंगलोर आ गया था। तो वहां भी मैं यही सोच के गया था कि मेरा चलो रिकमेंड हो या ना हो, लेकिन बैंगलोर एक बार घूम के आना है मुझे फिर से, लास्ट टाइम एक बार अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना है मुझे। तो हाँ, बैंगलोर भी बहुत अच्छी जगह लगी मुझे। फाइनली जब आपको रिकमेंडेशन मिला, तब फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? तब मैंने रिएक्शन तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि फोन पे बताया तो, लेकिन मैंने कॉल करा उन्हें, मैंने अपनी मम्मी को कॉल करा था। और तो उनको, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका था, फोन करता था। एक्चुअली नहीं, जब भी मैं आउट होता था तो मैं फोन नहीं करता था एक्चुअली, उधर से फोन आता था। क्योंकि आप लगता है छोड़ो इसको, टाल देते हो कि बाद में बता दूंगा, हो गया आउट, क्या बताना, कोई अच्छी न्यूज तो है नहीं कि जाके तुरंत बताओ। तो उधर से फोन आता था, फिर उठाने का मन नहीं करता था कि क्या बोलूं फिर से होगी। तो लेकिन मैं बोलता था तो क्या रिएक्शन होता था, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करना। तो उस बार मैंने पहली बार खुद से इधर से कॉल करा था, तो उनको शायद थोड़ा तो अंदाजा पहले ही लग गया होगा कि इस बार शायद कुछ अलग हुआ है। तो इसने खुद सामने से फोन करा है हमें। तो मैंने मम्मी को बताया कि हाँ मेरा हो गया, तो फिर बहुत खुश हुई। और थोड़ी मेरे पेरेंट्स थोड़े मेरी तरह ही, वो भी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ऐसे बहुत खुल के अपने इमोशन नहीं दिखाते। तो खुश बहुत थे। लेकिन उन्होंने ना उसको प्रोसेस कर लिया कि हाँ ठीक है हो गया रिकमेंड। लेकिन मैंने बताया कि नहीं, अभी और भी आगे बहुत बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी के लिए मेरा हो गया है। और फिर पापा को भी मैंने कॉल करा। फिर और ज्यादा लोगों को मैंने बताया नहीं, क्योंकि वहां पे जलंधर में फोन ज्यादा देते नहीं, पता नहीं वहां पे तुरंत देते हैं 5-10 मिनट के लिए, फिर तुरंत ले लेते हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स को बता पाया, और बस उसके अलावा फिर मैंने फोन रख दिया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स के थ्रू मेरे भाई को, मेरी बहनों को पता चला। तो उनका रिएक्शन भी वो बहुत खुश थे, क्योंकि एक बहुत ही लंबी जर्नी हो गई थी सुनते सुनते कि नहीं हुआ नहीं हुआ, उसके बाद हुआ तो पूरा घर का माहौल बहुत ही अच्छा था, सब बहुत खुश थे। Okay, which SSB recommended you? तो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन 32 एसएसबी जलंधर से हुई, थ्रू टीजीसीआई एंट्री। ओके, सो इस पूरी जर्नी से एक सबसे बेस्ट जो आपने लेसन सीखा वो क्या था? जो एक लेसन मैंने इस पूरी जर्नी से सीखा वो ये है कि आप हार्डवर्क बहुत जरूरी है, लेकिन जो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर वो लक है उसका, और उसका आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब आप सक्सेसफुल हो गया नहीं, ये आप कितना हार्डवर्क करते हो उस पे नहीं, क्या आप वो क्या आपके नसीब में है या नहीं, इससे मैटर करता है। अगर नहीं है तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो, आपको चीज नहीं मिलेगी। और बहुत लोग इसके ऑपोजिट बोलते हैं। शायद बहुत लोग मेरे से डिसएग्री करें कि नहीं, हार्डवर्क से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आजकल आप कोई भी रील देख लो, मोटिवेशनल स्पीकर यही बोल रहा था हार्डवर्क से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन मैं डिसएग्री करता हूँ, हार्डवर्क से सब कुछ नहीं बदला जा सकता, एक लेवल तक ही बदला जा सकता है। उसके बाद आपका लक डिसाइड करता है कि आपकी जर्नी कितनी आगे जाने वाली है। तो इस जर्नी में मैंने ये सीख लिया, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत और कहीं नहीं करी होगी। और इसका मुझे लगता था कि यार सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, फिर छूट क्या रहा है, फिर हो क्यों नहीं रहा। तो बार बार जब होना तो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि नहीं यार, हार्डवर्क से ऊपर होता है, कुछ भी लक होता है। और जो मेरा बैकअप प्लान था, जो कि जॉब जो जो कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, मैं एक बहुत ही रेपुटेटेड बहुत ही बड़े एमएनसी में मैं वहां पे जॉब कर रहा था। और लेकिन वहां पे मैंने कोई एफर्ट नहीं मारा था वहां पहुंचने के लिए, वहां पे मैं बस अपने आप पहुंच गया। तो वहां पे मैं किस्मत मानता हूँ कि मैं वहां पे उस स्टेज पे चला गया। तो इन सब को देख के जो मेरा छोटी सी लाइफ का जो भी मेरा एक्सपोजर, मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सबके बिलीफ अपने अपने एक्सपीरियंस पे ही बनते हैं। तो उससे मेरा यही एक लेसन जो मैंने सीखा कि लक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, आप हार्डवर्क तो आपको करना ही है, हार्डवर्क से भाग नहीं सकते। लक आपके हाथ में है नहीं, तो आपको कर क्या सकते हो आप, लाइक यू ट्राई टू हैव अ थिक स्किन। मतलब ऐसा एक टॉलरेंस लेवल बनाओ कि चाहे रिजल्ट आपके फेवर में आए या ना आए, आपको उसको झेलने की क्षमता होनी चाहिए आप में। क्योंकि आप रिजल्ट नहीं डिसाइड कर सकते, तो आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, बस एक्सेप्ट करो।
और मूव ऑन, बस भूल जाओ उसको, चाहे अच्छा हो या खराब। अच्छा हो तो उसकी मेमोरीज याद रखो, बुरा है तो बस भूल जाओ, बस। थैंक यू सो मच मयंक आज मुझे ज्वाइन करने के लिए, और इस जर्नी से मैंने तो बहुत कुछ सीखा ही है, एंड आई होप जो भी व्यूवर्स होंगे जो आपकी इस जर्नी के बारे में सुनेंगे उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू प्रेरणा।